बेटे के व्यवहार से परेशान होकर राम गोपाल जी अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचते हैं, क्योंकि बेटा अपने माँ बाप को कुछ समझता नहीं है, ना ही उनसे कभी गांव में मिलने आता है। यहाँ तक कि माँ कितना बीमार थी और वह चल उठ नहीं सकती थी, अपने बेटे से मिलने के लिए तड़पती रही, लेकिन रतन अपनी माँ से मिलने तक नहीं आया और बेटे को याद कर करके उनकी मृत्यु हो गई। तब राम गोपाल जी को अपने बेटे से नफरत हो गई और वह ना तो रतन के पास फ़ोन करते और ना ही रतन उन्हें कभी फ़ोन करता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब राम गोपाल जी को अकेले रहने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन वह अपना घर जमीन जायदाद अपने बेटे को नहीं देना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने एक प्लान बनाया था। इसी को अंजाम देने के लिए वह शहर अपने बेटे के घर जाते हैं, हरिद्वार का गंगा घाट, जहाँ बहुत से लोग अपने स्वर्गीय परिजनों का क्रियाकर्म कर रहे थे। उन्हीं में बैठा रतन अपने स्वर्गीय पिता का क्रियाकर्म कर रहा था। तभी वहीं बैठा एक ब्राह्मण कहता है, जजमान जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनके नाम से कोई दान दक्षिणा तो कीजिए। उस ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर रतन चौंका और जब वह उसका चेहरा देखा तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस पिता का वह श्राद्ध कर रहा था वहीं उसके सामने बैठे थे। पर कैसे, क्या यह सच था या रतन का भ्रम था? तो सुनते हैं। अरे बेटा, कितने दिनों के लिए आया है? कम से कम 1 महीने तो रहेगा ना? 2 साल बाद आया है। आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। विदेश जाकर अपने माता पिता को ही भूल गया। माधुरी जी ने अपने बेटे रतन से कहा, माँ, अब काम ही इतना होता है कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। नाश्ते के समय दोपहर का खाना खाता हूँ और फिर सीधा रात का खाना खा पाता हूँ। पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। रतन ने कहा, बेटा, तो अब अपनी शादी का कुछ सोचा है? उम्र तो हो गई है और कितनी देर करेगा? रतन के पापा राम गोपाल जी ने कहा, पापा, दरअसल इसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। रतन ने कहा, मतलब? जरा साफ साफ बोल बेटा। माधुरी जी ने कहा, पापा, फेसबुक पर मैं एक लड़की से मिला और वह मुंबई की रहने वाली हैं। उसी से शादी करना चाहता हूँ और कल वह अपने परिवार के साथ यहाँ आ रही है। रतन ने कहा, हाँ, यह फेसबुक क्या होता है? वहाँ से लड़की कैसे मिलती हैं भला? क्या वहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को देख भी लेते हैं? माधुरी जी ने पूछा, तो तू यहाँ बस शादी के लिए आया है और हम बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि हमसे मिलने आया है? पर बेटा, एक बात बता, आजकल यह ऑनलाइन पर भरोसा कैसे कर सकते हो? पता नहीं कैसे हूँ, राम गोपाल जी ने कहा, पर यह सब क्या है, जरा मुझे भी तो बताइए ना। माधुरी जी ने कहा, अरे माधुरी, यहाँ फ़ोन पर एक दूसरे के बिना मिले बातें करते हैं और जो उन्होंने वहाँ लिखा होता है वही देखकर रतन जैसे लोग फंस जाते हैं। बेटा, तू इतने सालों से बाहर रहकर भी दुनियादारी को समझ नहीं पाया। राम गोपाल जी ने अपने बेटे से कहा, पापा, मैं सब पता कर लिया हूँ। प्रिया और उसका परिवार बहुत ही अच्छे हैं और प्लीज़ उनके सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। मैं अभी जाता हूँ, उनके लिए होटल का इंतज़ाम करना है, क्योंकि मुंबई से वह यहाँ आएंगे। हरिद्वार तो कम से कम कुछ दिन तो रहेंगे, इससे हमें उन्हें और भी जानने का मौका मिल जाएगा। रतन ने कहा। उसके बाद प्रिया आ जाती है। उसके घरवाले और प्रिया दोनों ही राम गोपाल और माधुरी जी को अच्छे लगते हैं। उनका चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। शादी के बाद रतन कहता है, पापा, अब मैं और प्रिया मुंबई में ही शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, पर तुम्हारे विदेश की नौकरी, वहाँ का क्या होगा? राम गोपाल जी ने कहा, मुझे मुंबई में भी अच्छी नौकरी मिल गई है, तो अब मैं वहाँ नौकरी करूँगा। रतन का इतना कहते ही माधुरी जी कहती हैं, अच्छा है, कम से कम
अब हम जब चाहें अपने बेटे से मिल तो सकेंगे, वरना इतनी दूर चला गया था कि मिलने के लिए आंखें तरस जाती थी। मेरी बहू के कदम बड़े ही शुभ हैं, इसके आते ही मुझे मेरा बेटा भी मिल गया। उसके बाद रतन मुंबई में प्रिया के साथ रहने लगता है। कुछ महीनों बाद राम गोपाल जी रतन को फ़ोन पर कहते हैं कि बेटा, पहले तू हमें विदेश में रहकर भी दिन में एक बार तो फ़ोन कर ही लेता था, पर अब तो यहाँ रहकर भी 3-4 दिनों में भी फ़ोन नहीं करता। हम तुझे नहीं करते क्योंकि पता नहीं तू कब बिजी रहेगा, पर तेरे फ़ोन का इंतज़ार तो हम करते रहते हैं। बेटा, बहू भी हमें कॉल नहीं करती। ओहो पापा, हमारे पास आप लोगों को कॉल करने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। दिन भर थके हारे होते हैं, आप लोगों की तरह फालतू में नहीं बैठते हैं। इसे फ़ोन लगाया, उसे बात किया, यूं ही पूरा दिन निकाल लिया। यह कैसी बात कर रहा है तू बेटा, हम तुझे कॉल करने को ही तो कह रहे हैं। बेटा, तू जानता है अब मैं रिटायर हो गया हूँ, फिर भी तुझसे कभी हमारे खर्च का नहीं कहता। जो वृद्धा पेंशन हमें मिलता है उसी में चला रहे हैं। राम गोपाल जी ने कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप खर्च न मांगकर हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। पेंशन है तो इसी पर चलिए। मैं कोई करोड़ों रुपया नहीं कमाता हूँ जो आप लोगों को बांटता चलूँ। यहाँ मेरे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप अपनी ही सुना रहे हैं। अब फ़ोन रखिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। यह कहकर रतन फ़ोन रख देता है। राम गोपाल जी उदास हो जाते हैं और उन्हें माधुरी जी कहती हैं कि सुनिए जी, उसकी बातों का बुरा मत मानिए, वह इतने महंगे शहर में रहता है, कौन जाने सच में उसके बहुत खर्चे होंगे। हम तो यहाँ आराम से रह रहे हैं, पर माधुरी, हम भी बूढ़े हो गए हैं तो सहारा हमें भी चाहिए होगा ना। कहाँ उसे हमें अपने पास रखना चाहिए और कहाँ वह हमें एक तरफ कर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गया। चलो जैसा उसे ठीक लगे। राम गोपाल जी ने कहा। ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतने लगे और माधुरी जी बीमार पड़ गईं। उन्होंने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि फिर कभी न उठी। उनके इलाज में राम गोपाल जी की सारी जमा पूंजी भी चली गई। कितनी बार रतन से पैसों के लिए कहा, पर उसने सीधा सीधा मना कर दिया। इधर माधुरी जी स्वर्ग सिधा जाती हैं और उधर राम गोपाल जी ने भी अपना मन कठोर कर लिया और ना तो कभी रतन को कॉल करते और ना ही रतन उन्हें कॉल करता। वह अपने पापा को बिल्कुल ही भूल गया था, कभी उनका हालचाल ही नहीं लेता। एक दिन रतन प्रिया से कहता है, प्रिया, पापा कॉल नहीं करते, कहीं मर वर तो नहीं गए? अरे, मर गए होंगे तो वह घर बेचना पड़ेगा ना। वैसे उनके पास उस घर के सिवा है ही क्या। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार चले क्या हरिद्वार? पर कहीं पापा ने हमें घर में आने से मना कर दिया तो? मम्मी के अंतिम संस्कार में भी हम नहीं गए थे, अब जाकर क्या कहेंगे उनसे? प्रिया बोली, आपकी तबीयत का बहाना बना दूंगी, पर इस तरह से वह घर तो हाथ से नहीं जाने दे सकता ना। पता है गंगा के किनारे होने से उस घर की कीमत कितनी है। अगर उस घर को हमने बेच दिया तो यहाँ एक बड़ा फ्लैट ले सकते हैं। रतन हरिद्वार जाने की योजना बना ही रहा था कि अचानक एक सुबह उसके घर की दरवाजे की बेल बजी। जब प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो देखा राम गोपाल जी अपना बैग लिए खड़े हैं। उन्हें देखकर प्रिया चौंकते हुए बोली, पापा आप? इतने में रतन पीछे से आकर कहता है, अरे पापा, आप ऐसे अचानक खबर भी नहीं किया। क्या खबर करता, तूने तो अब मेरी खबर लेनी ही छोड़ दी। इसलिए सोचा मैं खुद ही तेरी खबर लेने आ जाता हूँ। बेटा, मैं अकेले अब नहीं रह सकता। पहले तो तेरी माँ थी, इसलिए सोचा यहाँ चला आऊँ। इससे पहले राम गोपाल जी अपनी बात खत्म करते रतन कहता है, हाँ ठीक है, आप यहाँ रहिए, अंदर आइए। प्रिया रतन को एक इशारा कर किनारे आने को कहती है
और फिर वह रतन से कहती है कि अब क्या सच में यह हमारे साथ रहेंगे? मैं कह देती हूँ मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। अरे समझो, अभी हम उनके पास जाने वाले थे और यहीं आ गए हैं। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना कि अब इससे हरिद्वार वाला घर अपने नाम करवा लें, क्योंकि यह अभी मजबूर और बेसहारा हैं, तो इनका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तुम घर के सारे काम इनसे करवाना और बदले में 2 रोटी खिला देना। इसे कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू। रतन ने कहा, ठीक है, यह तो समझ आ गया कि इनसे घर का काम लेना है, पर यह हमारे नाम ना करना चाहें तो? प्रिया ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे कहकर कागजात पर साइन करवाऊंगा? अरे उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, तू बस जैसा मैं कह रहा हूँ करती जाना, रतन ने कहा। उसके बाद प्रिया पूरी तरह तैयार हो जाती है राम गोपाल जी को काम पर लगाने की। एक दिन प्रिया राम गोपाल जी से कहती है, पापा यूं खाली बैठे रहने से नहीं चलेगा। रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, वह जाकर धो दीजिए और उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। पर बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं इतना सारा काम कैसे करूँगा? राम गोपाल जी ने कहा, अरे आपके खर्च उठाने के लिए ही आपके बेटे ने नौकर की छुट्टी कर दी, ताकि उस खर्च से आपका खर्च चला सके, और यहाँ आपके नखरे खत्म ही नहीं होते। देखिए पापा, हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, यहाँ रहना है तो काम घर के करने भी पड़ेंगे। ठीक है बहू, मैं जाता हूँ। इसके बाद राम गोपाल जी सारे काम खत्म करके आते हैं। एक रोज़ राम गोपाल जी घर में झाड़ू लगा रहे थे कि तभी रतन वहाँ से गुजरा, जिससे झाड़ू से इकट्ठा किया हुआ कूड़ा बिखर गया। इस पर राम गोपाल जी से माफ़ी मांगने की जगह उन पर रतन भड़क उठा और कहने लगा, पापा घर में नरक मचा रखा है आपने। ऑफिस के लिए निकल रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाइए कपड़ा लाकर मेरे जूते साफ कीजिए, पता नहीं कब यह आफत मेरे सर से टलेगी। राम गोपाल जी दौड़कर कपड़ा लाते हैं और रतन उनके घुटनों पर अपने जूते रख देता है। राम गोपाल जी के आंसू आ गए और यह सोचने लगे कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। रतन के जाने के बाद प्रिया कहती है, पापा आज पूरे घर की डस्टिंग कर देना, मुझे घर का कोना कोना चमकता दिखना है। पर बहू, झाड़ू पोछा करने में ही काफ़ी देर हो जाएगी और मेरी इतनी उम्र भी नहीं है इतने सारे काम एक दिन में कर सकूं। कुछ तो रहम करो मुझ पर। सुबह से काम में लगा हुआ हूँ, भूख भी लग गई है, चाय बिस्किट ही खाया था बस। राम गोपाल जी ने कहा, तो कहना क्या चाहते हैं आप? अरे एहसान मनाइए हमारा, जो रहने और खाने को दे रहे हैं, वरना तो सड़क पर भटक रहे होते। बहुत समय खराब कर लिया, अब जो कहा है वह करिए, प्रिया कहकर अपने कमरे में चली गई। राम गोपाल जी सब काम करके थक कर जैसे ही खाने बैठते हैं, प्रिया उन्हें कोई न कोई काम दे देती है। राम गोपाल जी की तो ना नींद पूरी होती है, ना ही आराम ही नसीब में आता है। उन्हें तो खाना भी पेट भर नहीं मिलता। एक दिन राम गोपाल जी को रतन कहता है, पापा आप यहीं रहते हैं तो हरिद्वार वाले घर की देखभाल भी नहीं हो पाती, तो क्यों ना उस घर को बेच दे, ताकि हम यहाँ बड़ा सा फ्लैट लेकर एक साथ रह सकें। वह बेटा क्या है ना, मैं यहाँ आने के बाद घर के कामों में इतना उलझ गया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना ही भूल गया। वह तुम्हारे मामा ने कुछ पैसे तुम्हारी माँ के नाम पर फिक्स करे थे, जिनका नामिनी उसने मुझे रखा था। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, इसलिए वह पैसे मैं हमारे हरिद्वार वाले घर की मरम्मत में लगाना चाहता हूँ, पर यह कागजी कार्रवाई मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि
उन पैसों को तुम्हें सौंप दूं ताकि उसकी जिम्मेदारी तुम ही उठा सको। राम गोपाल जी ने कहा। यह सुनकर तो प्रिया और रतन के मन में लड्डू फूटने लगे। कहाँ उन्होंने सिर्फ हरिद्वार के घर के बारे में सोचा था और कहाँ यहाँ ऊपर से पैसे भी आ रहे हैं। फिर रतन पूछता है कि कितने रुपए हैं पापा? यही कोई 20 लाख रुपए होंगे। राम गोपाल जी ने कहा, ठीक है, क्या करना है बता दीजिएगा, कहाँ जाना है कल ही चलेंगे। रतन यह कहकर अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे प्रिया भी आती है तो इस पर रतन प्रिया से कहता है, अरे प्रिया, हम तो समझ रहे थे कि यह बुढ़ा हमारे सर का बोझ है, पर यह तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी निकला। सुनो, इनसे आप बदतमीजी मत करना जब तक यह पैसे और घर हमारे नाम हो जाएं, फिर फेंक देंगे इन्हें घर से बाहर। उसके बाद से राम गोपाल जी के तो आराम ही हो गए। उन्हें समय पर खाना मिलता। पहले जहाँ इतना काम करवाया जाता था वहीं अब एक गिलास पानी तक उन्हें उठकर पीना नहीं पड़ता था। उनकी कोई इच्छा उनके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन राम गोपाल जी सुबह सुबह अपना बैग लेकर कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे कि तभी रतन और प्रिया उनसे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप पापा? आप तो कह रहे थे कल मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए आ जाएंगे, वह भी नहीं आए। रतन के यह पूछने पर राम गोपाल जी कहते हैं, बेटा, कोई पैसे होंगे तब तो आएंगे ना। क्या मतलब आपका? रतन ने पूछा। बेटा, वह क्या है ना, पैसे तो मेरे पास हैं और उस दिन जो तुमने मेरे अकाउंट में देखा वह मेरे ही पैसे थे। तेरे मामा की कोई डिपॉजिट नहीं, वह तो बस मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना था इसलिए यहाँ आया था, पर जब देखा तुम लोगों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है तो मुझे वह तरकीब लगानी पड़ी। राम गोपाल जी ने कहा, कैसी तरकीब और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? रतन ने पूछा। बेटा, अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं पूछा, वह भी तब जब वह मरण शैया पर पड़ी थी, तुझे पुकार रही थी, उसे देखने तक नहीं आया। ऐसी औलाद के लिए मैं क्या पैसे और घर रखूँगा? कभी हमारी कोई परवाह की है तुमने? तो उसके पास मैं रहने क्यों आऊँगा? दरअसल हमारा घर फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ महीनों के लिए दिया था, तो ऐसे में मुझे एक रहने की जगह का इंतज़ाम करना था। हालांकि मुझे काफ़ी पैसे दिए फिल्म वालों ने, पर मैं उन पैसों से एक घर यहाँ मुंबई में लेना चाहता था। तो मेरे यहाँ आने से 2 काम हो गए। एक, कुछ दिनों तक यहाँ मुफ्त में रहने को मिल गया और दूसरा, यहाँ एक घर भी लेना था, वह भी ले लिया। यह मामा की एफडी वगैरह तो बस तुम लोगों से सेवा लेने की चाल थी, इसीलिए तुम लोगों के अत्याचार झेलता रहा, क्योंकि मुझे यह देखना था कि तुम लोग कितने नीचे गिर सकते हो। और तुमने इतना नीचे गिर कर भी दिखा दिया जहाँ से उठना अब नामुमकिन है। उस दिन मैंने तुम दोनों की पूरी योजना सुन ली थी और तभी मैंने यह योजना बनाई थी। अब मैं चला अपने घर हरिद्वार, और हाँ, जिन पैसों का घमंड तुम्हें था ना, अब मैं भी वह घमंड करूँगा, क्योंकि मुंबई में बड़ा घर लिया है मैंने जिसको किराए पर दूंगा। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे मरने के बाद यह सब तुम लोगों का होगा। मैं सब कुछ दान कर जाऊंगा, पर तुम्हारी जैसी औलाद को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह कहकर राम गोपाल जी चले गए। रतन को राम गोपाल जी पर बहुत गुस्सा आया कि पापा ने उनका इस्तेमाल किया और बदले में उन्हें ठेंगा दिखाकर चले गए। इसलिए उसने एक योजना बनाई और उसने प्रिया से कहा, मैं इस बुढ़े को इसकी असली औकात दिखा कर ही रहूँगा। बहुत घमंड हो गया है ना इन्हें अपने पैसों का। मैं भी देखता हूँ किसे दान करेंगे यह सारी प्रॉपर्टी।
इनका सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। आप जाओ पापा, मैं आता हूँ पीछे से। उसके बाद रतन कुछ लोगों को पैसे देकर हरिद्वार वाले मकान में आग लगवा देता है और वह राम गोपाल जी के घर के अंदर जाने के बाद ही यह सब करवाता है। इसे हादसा बताकर रतन कुछ रोना धोना करता है और आज राम गोपाल जी का श्राद्ध कर रहा था हरिद्वार के गंगा घाट पर। तभी उसे एक ब्राह्मण के रूप में राम गोपाल जी दिखते हैं, जिन्हें देखकर वह डर कर खड़ा हो जाता है। पापा आप? रतन ने कहा, हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा मुझे मारकर सब कुछ हथिया लोगे? राम गोपाल जी ने कहा, पर पापा आप जिंदा कैसे हो? वह समझा कोई बहरूपिया ना हो जो पापा के पैसों पर कब्जा करने आया हो, पर जो अपने पिता को जिंदा जला सकता है तो तुम जैसे ऐरो गैरो बहरूपियों का तो क्या ही मजाल। अभी भी वक्त है, भाग जाओ यहाँ से वरना। रतन ने कहा, वरना क्या? मैं तो उस दिन इस घर में था ही नहीं, मैं तो अपने मुंबई वाले घर पर ही रुक गया था। तेरे यहाँ से निकलने के बाद मैं बीमार पड़ गया तो हफ्ते भर में वहीं था और तभी पता चला कि यहाँ आग लग गई। मुझे तो यकीन था यह काम तेरे सिवा और कोई ही नहीं कर सकता, पर बेटा तेरा शुक्रिया जो उस घर को तूने आग लगाया। शूटिंग वालों ने घर का इंश्योरेंस करवा दिया था कि अगर कभी घर को कोई नुकसान पहुँचे तो उसका खर्चा वह देंगे। अब वही इंश्योरेंस उस घर को नया रूप देगा और मेरे घर की मांग और भी बढ़ जाएगी। अब पर अफसोस तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। राम गोपाल जी ने कहा, उस दिन आप नहीं मरे तो क्या हुआ, आज मरेंगे और आज तो सीधे गंगा में ही बहा दूंगा आपकी लाश को। मर तो आप पहले ही गए थे दुनिया के लिए, आज मेरे लिए भी मर जाएंगे। यह कहकर रतन राम गोपाल जी को मारने आगे के लिए बढ़ रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अरे आप लोग इस ढोंगी को पकड़िए जो मेरे पापा बनकर मुझे लूटना चाहते हैं। रतन ने पुलिस से कहा, कोई फ़ायदा नहीं बेटा, तुम्हारा कबूलनामा है, इनके पास झूठ सच सब सभी को पता है। जाओ अब जेल में बैठकर अपने रिहा होने की दुआ मांगना। अब पुलिस रतन को जेल लेकर जाती है। यह देखकर राम गोपाल जी के मन को भी थोड़ा दुख होता है, लेकिन फिर अपनी भावना पर काबू करके अपने आंसू को पोंछकर वह दिन याद करते हैं जो उनका बेटा उनके साथ किया था और अपने बेटे पर केस कर देते हैं। धोखाधड़ी और जान से मारने का कुछ समय तक केस चला और राम गोपाल जी वह केस जीत गए, क्योंकि जज ने उन्हीं की तरफ फैसला किया था। जिस औलाद को राम गोपाल जी ने इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था, वही बड़ी होकर अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझा और माँ के मरने के वक्त उन्हें देखने तक नहीं आया। यहाँ तक कि जब वह मर गई तो उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। राम गोपाल जी अपने मुंबई वाले घर में बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन्होंने 2 मंजिला मकान बनवाया था। ऊपर का मंजिला मकान किराए पर दिया और एक नीचे वाले पोर्शन में वह खुद ही रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक वसीयत बनवाई। इसमें लिखा कि उनका जो भी ज़मीन जायदाद और संपत्ति है वह सब बेटे को न मिलकर वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम चलाने वाले ट्रस्ट को दान में दिया जाए, जिससे उनके जैसे वृद्ध लोगों को दर दर की ठोकरें खाकर जीवन न बिताना पड़े। तो दोस्तों, राम गोपाल जी ने अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।